नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। जैसा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए विद्यार्थियों को पता है कि हर वीक डूंगर कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर्स द्वारा सिलेबस से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि आप घर पे बैठ करके और इनको देख सकें और इनकी विषय वस्तु को समझ सकें। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो सबसे पहले बात होगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया। लेखकों, इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा जो इतिहास हमें उपलब्ध करवाया गया है, वो इतिहास किन स्रोतों पर आधारित है। इसकी अगर हम बात करें तो मोटे रूप से हम प्राचीन भारतीय इतिहास के समस्त स्रोतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत; दूसरा, साहित्यिक स्रोत; और तीसरा है विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण, यानी समकालीन समय में जो विदेशी यात्री यहाँ आए, उन्होंने यात्राएं की, वो कई शासकों की राजसभाओं में काफ़ी समय उन्होंने व्यतीत किया और अपने यात्रा वृत्तांत को उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखा। उनसे जो भी ऐतिहासिक तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, उसमें विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण इत्यादि आते हैं। पहला स्रोत है हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों का प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनकी रचना में 2 रूपों में ये स्रोत हमारे सामने आते हैं, एक स्वतंत्र रूप से और एक संशोधक के रूप में, यानी समर्थक या परिवर्धन के रूप में। स्वतंत्र प्रतिपादक के रूप में पुरातात्विक साधन अतीत के अनेक कालखंडों और मानवीय जीवन के कई पहलुओं को उजागर कर देते हैं, जिसके बारे में हमें किन्हीं अन्य स्रोतों से जानकारी नहीं मिलती। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे पक्षों की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। अब इन पुरातात्विक स्रोतों को भी हम कई उपभागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे अभिलेख, मुद्राएं और सिक्के, मोहरें, कलाकृतियां, स्मारक और भग्नावशेष। इनमें भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, चैतन्य, विहार, ये सारे चीज़ें जो स्मारक और भग्नावशेषों में आती है। और कुछ अन्य पुरावशेष हैं जिसमें मृद भांड, उपकरण, आभूषण इत्यादि को हम लेते हैं, जो हमें ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में अगर हम अब जो ये उपभाग हैं, इन उपभागों के बारे में अगले वीडियोज़ के बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको हर एक एक टॉपिक पर, जैसे मुद्राओं पर, आपको एक वीडियो अलग से उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आप विस्तार से इन चीज़ों का समझ सकें, देख सकें और सुन सकें। इसके बाद दूसरा स्रोत आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय इतिहास में विशाल साहित्य का सृजन हुआ है और बहुत सारे श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे गए हैं। और भारतीय
साहित्यिक स्रोतों में अगर देखा जाए तो सबसे पुराने ग्रंथों में हमारे वैदिक साहित्य माना जाता है, वेद है, और सबसे पहला जो वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद था। तो इसमें हम देखते हैं कि इन साहित्यिक स्रोतों को भी हम दो प्रकार से इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक धार्मिक साहित्य जो धार्मिक उन्नयन के लिए लिखा गया था, और दूसरा था धर्मेतर साहित्य, धर्म से हट करके दूसरे अन्य पक्षों के ऊपर लिखा गया था। अब धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, कुछ महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत इत्यादि है, पुराण इत्यादि हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए जिसमें त्रिपिटक है, जातक ग्रंथ, मिलिंद पन्ह, दीपवंश, महावंश, और संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी कई लिखे गए थे। शुरू के जो पाली में थे, बाद में संस्कृत भाषा में लिखे गए। तत्पश्चात हम देख रहे हैं जैन धर्म ग्रंथों का भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैन धर्म ग्रंथों में आगम ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और जैन आगम ग्रंथों में है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार। इन सब को मिला करके ये आगम साहित्य बनता है। तो ये धार्मिक साहित्य है जिसमें वैदिक, बौद्ध और जैन तीनों को मिला करके हम धार्मिक साहित्य के रूप में इनको पढ़ते हैं। और तत्पश्चात दूसरा है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में जो धर्म से इतर है, बाहर दूर है, जैसे लौकिक साहित्य है जिसमें हम पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कात्यायन का वार्तिक है, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, नीतिसार, कामंद का नीतिसार। तो इस प्रकार कुछ ग्रंथ थे जो धर्मेतर थे। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक साहित्य लिखा गया था, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इसमें हम देख सकते हैं, नवसाहसंक चरित, विक्रमांक देव चरित। इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक जानकारियां हैं, वो तत्कालीन समय में उन शासकों के दरबारी कवि, इतिहासकार और विद्वान थे जिनके द्वारा समय समय पर इनको लिखा गया था। तत्पश्चात हम देखते हैं कि तीसरा प्रकार जो विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण है, उन लेखकों में जो भारत आए, जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, कुछ दरबारों में रहे, कुछ यहाँ वहाँ के एम्बेसडर रहे हैं, और उन्होंने रह करके जो देखा, सीखा, लोगों से बात की और जो लेखन किया, उसको हम विदेशी वृत्तांत में मानते हैं। और इनको भी हम विदेशी वृत्तांतों में 3 तरह के वृत्तांत माने जाते हैं, जिसमें एक यूनानी लेखक हैं, सबसे पहले ये आए हैं, देन चीनी, और तीसरा तिब्बत, और चौथा अरब लेखक। ये 4 प्रकार के लोग यहाँ आए हैं और आकर के और इन्होंने ऐतिहासिक रचनाओं का लेखन किया है, जो कि आज भी हमारे इतिहास निर्माण में सहायक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिकंदर के पहले से लेकर के और बाद तक के, और जैसे हेरोडोटस, इतिहास का हर विद्यार्थी जानता है कि हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता माना गया, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में पश्चिमोत्तर भारत की जातियों का उल्लेख किया, ठीक है, लेकिन वो भारत का भी आया नहीं, उसने अपनी सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही ये वर्णन किया गया है, इसलिए उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं मैगस्थनीज की इंडिका, और इस तरह के बहुत सारे लेखक थे। सिकंदर की सेना के साथ आए हुए बहुत सारे लेखक थे, इतिहासकार थे, विद्वान थे, जिसमें नियारकस, एरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रिटस इत्यादि। उसके बाद स्ट्रेबो इत्यादि बहुत सारे लेखक हुए। फिर हम मौर्य साम्राज्य में देखते हैं मैगस्थनीज है, डाइमेकस, स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, पेट्रोक्लिस इत्यादि बहुत सारे लेखक इस काल में रहे हैं। चीनी लेखकों में अगर हम देखें
तो सबसे पहले सुमाचीन है, ये चीन के इतिहास का पिता में इसको माना जाता है, और इसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ में उसने भारत के संबंध में भी बहुत सारी बातें लिखी। पहला प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार फाहियान भारत आया है, और फाहियान के बारे में हम विस्तार से एक अलग से पूरा वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद ये गुप्त काल में आया है, और उसके बाद ह्वेनसांग जो हर्ष के समकालीन आया है, जो भारत के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। देन ह्यूली, और ह्यूली ने भी जो ह्वेनसांग की बातों की पुष्टि की है। देन इत्सिंग, और इसके बाद तिब्बती लेखक कुछ आए हैं जो बौद्ध धर्म के उपासक थे, और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने, अध्ययन अध्यापन के लिए यहाँ पे ये लोग आए हैं, जिसमें लामा तारानाथ, जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नाम के 2 ग्रंथों की रचना की थी। ये भारत के संबंध में हमारी ऐतिहासिक समझ को और अधिक बढ़ाते हैं। इसके बाद हम अंत में बात करते हैं अरब लेखकों की, क्योंकि अरब और भारत का प्राचीन काल से ही एक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, और इसी के कारण से बहुत सारे लेखक सौदागरों के साथ में, व्यापारियों के साथ में आते रहे। सौदागर सुलेमान ने सिलातु तारिख नामक ग्रंथ का पहला भाग लिखा है भारत के बारे में, उसमें वर्णन किया गया है, और बहुत सारे वर्णन जो है इसने अरबी लेखकों ने लिखे हैं भारत के बारे में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये चारों प्रकार के जो विदेशी यात्री, लेखक या इतिहासकार आए हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को लिखने में और पढ़ने में एक नई समझ हमें दी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये हमारे इतिहास को या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत रहेंगे, और अब इन स्रोतों के बारे में हम विस्तार से एक एक स्रोत के बारे में आपको कई वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी, और किस प्रकार से वो हमारे इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध हो रही है। थैंक यू।